नमस्ते यूपी, नमस्ते भारत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के इंफोटेनमेंट शो नमस्ते यूपी में। नमस्ते यूपी में हमारी कोशिश होती है कि हम आपके बीच अलग अलग विषयों को लेकर आएं। ये विषय न केवल समसामयिक होते हैं बल्कि हमारे अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्यों के प्रति भी हमें जागरूक करते हैं। तो जानेंगे आज कौन से विषय का चयन किया है हमने आपके लिए। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं एक सकारात्मक विचार के साथ। जानते हैं क्या है आज का सुविचार। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। जी बिल्कुल, हम अपने जीवन में जो भी लक्ष्य तय करते हैं उसके लिए पूरी लगन और निष्ठा के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक ना एक दिन हमें मंजिल ज़रूर मिलती है। उतार चढ़ाव आ सकते हैं लेकिन अगर हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें तो हम सफलता ज़रूर पाते हैं। और चलिए इस सुविचार के बाद हम बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में आगे और जानते हैं क्या है आज का विषय। कर्ज, फर्ज और कानून, ये है हमारा आज का विषय। कभी अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तो कभी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमें लोन की आवश्यकता पड़ती है। और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें होती हैं जिनके बारे में कई बार हमें पता नहीं होता है या आधी अधूरी जानकारी होती है। इसलिए हमने ख़ास तौर से आज इस विषय का चयन किया है, कर्ज, फर्ज और कानून। इस विषय पर हमसे जानकारियाँ साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेश कुमार सिंह जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। राजेश कुमार सिंह जी महाप्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा लखनऊ हैं और साथ ही आप संयोजक SLBC उत्तर प्रदेश भी हैं। और आप जानते हैं हम अपने कार्यक्रम में आपके मनोरंजन का भी खास ध्यान रखते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कवियत्री प्राची राज जी। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और प्राची जी विभिन्न मंचों पर कवि सम्मेलनों में अपनी प्रस्तुति देती रही हैं, दूरदर्शन से जुड़ती रही हैं, इनकी कई रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं और आज इनकी रचना हम अपने कार्यक्रम में भी शामिल करेंगे। और आप जानते हैं कि हम जब भी कोई विषय आपके बीच लेकर आते हैं तो उसका एक संक्षिप्त परिचय आप तक पहुंचाते हैं एक शॉर्ट फिल्म के जरिए। तो चलिए देखते हैं इस विषय पर आधारित ये लघु फिल्म। ऋण या कर्ज का आशय उस धनराशि से है जो कोई उधार लेता है। ये एक दायित्व भी है जिसके तहत देनदार को अपने लेनदार को रुपए चुकाने पड़ते हैं। कर्ज वो धनराशि है जो व्यक्ति खर्च तो करता है पर वो राशि उसकी नहीं होती है। ऐसे में जो धनराशि या वस्तु हमारी नहीं होती है तो उसको सही व्यक्ति या संस्थान को लौटाना भी हमारा कर्तव्य है। पर कई बार ऐसा होता है कि कर्ज लेने वाला अपनी इस जिम्मेदारी को किन्हीं कारणों से निभा नहीं पाता है। किसी व्यक्ति से ऋण लेने के अलावा कर्ज के अन्य रूप भी हैं। लोग बैंक से ऋण लेते हैं और क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करते हैं। बड़े निगम भी अपनी परियोजनाओं के वित्त पोषण और अन्य व्यावसायिक जरूरतों के लिए धन उधार लेते हैं। लोन लेने के बाद अगर इसे समय पर नहीं चुकाया जाता है तो इसके कई सारे नुकसान होते हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बैंक ग्राहक को डिफॉल्टर घोषित कर देता है जिससे ग्राहक का सिबिल व क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है। सिबिल स्कोर खराब होने से भविष्य में किसी भी तरह के लोन मिलने में परेशानी होती है। आजकल लोन वापसी समय पर न करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। लोन वापसी के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को खासी मशक्कत भी करनी पड़ती है। लोन वसूलने के लिए रिकवरी एजेंटों की सेवाएं भी लेनी पड़ जाती हैं। जब भी आप पर्सनल लोन या कोई भी अन्य लोन लेते हैं तो उस लोन को निर्धारित ब्याज दर के साथ तय अवधि के भीतर चुकाया जाना चाहिए। भुगतान में चूक का सीधा प्रभाव आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है जिसके चलते भविष्य में आप किसी भी प्रकार का क्रेडिट लेने की स्थिति में नहीं रहते। अगर उधारकर्ता बिना किसी वजह के लोन चुकाने में आनाकानी करता है तो उसे लोन डिफॉल्टर मान लिया जाता है।
यानी वो भुगतान करने में पूरी तरह से सामर्थ्य होने के बावजूद लोन नहीं चुका रहा है। ऐसे में उधारकर्ता की क्रेडिट हिस्ट्री बुरी तरह से प्रभावित होती है। जब उधार लेने वाला 90 दिनों तक लोन की किस्त नहीं चुकाता, खाते को तब नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए में डाला जाता है। हालांकि इस तरह के मामले में कर्ज देने वाले को डिफॉल्टर को 60 दिन का नोटिस जारी करना पड़ता है। अगर नोटिस पीरियड में भी वो लोन जमा नहीं करता है, तब बैंक एसेट की बिक्री के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप लोन नहीं चुकाते तो आपको भविष्य में किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, होम लोन या किसी भी अन्य प्रकार का लोन प्राप्त करने में बहुत मुश्किल होगी। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि लोन का भुगतान करने के लिए हर संभव प्रयास करें। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों की है। गरीब कल्याण के लिए समर्पित डबल इंजन की सरकार कर रही है घर का सपना साकार। साथ ही माफियाओं से जमीन मुक्त करवाकर गरीबों के लिए बन रहे पक्के आवास और पूरे देश में बनी मिसाल। भाइयों बहनों, ये जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है। पेशेवर माफिया और अपराधियों की जमीनों को कब्जों से मुक्त करके उन पर गरीबों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना से 6 साल में उत्तर प्रदेश के 54 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पक्का आवास मिला है। इसके साथ ही मुफ्त बिजली कनेक्शन, गैस कनेक्शन, शुद्ध पेयजल आदि की सुविधाएं भी मिल रही हैं। उन्होंने मुझे रहने के लिए एक छत दिया है। मैं आज बड़ी खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सपने कर रही साकार डबल इंजन की सरकार। नमस्ते यूपी में आज का विषय कर्ज, फर्ज और कानून। चलिए इस विषय पर अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं महाप्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा राजेश कुमार सिंह जी से। सर, पहले तो जब हम बात करते हैं जो विभिन्न प्रकार के ऋण हैं, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आज हमारे पास किस किस प्रकार के लोन अवेलेबल हैं। जहाँ तक बैंक की बात है, बैंक के चैनल के माध्यम से सभी वर्गों के लिए सभी प्रकार के लोन हैं। अगर हम बात करते हैं रिटेल लोन की, जो स्वाभाविक रूप से हर एक व्यक्ति को ज़रूरत रहती है इंडिविजुअल के लिए, उसके अंतर्गत हमें घर खरीदने से लेकर के वाहन खरीदने से, और जो हमें दिन प्रतिदिन में कुछ ज़रूरतें होती हैं उसको पूरा करने के लिए व्यक्तिगत ऋण की भी आवश्यकता को पूरी करती है। शिक्षा ऋण जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसकी भी हमारे पूरा करते हैं। उसके अलावा कोई मॉर्गेज लोन है उसकी भी पूर्ति करती है। तो इसके अलावा जो रिटेल लोन है उसके एमएसएमई सेक्टर, जो आज देख सकते हैं कि जिस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, उसमें एमएसएमई जो हमारे लघु उद्यमी, मध्यम उद्यमी और बड़े उद्यमी, उनके जो ज़रूरत है, जो उसके अनुसार से भी बैंक की सुविधाएँ हैं। हमें प्रोजेक्ट फाइनेंस से लेकर के हमारे जो खास करके उनके जो सीसी है, कैश क्रेडिट, जो वर्किंग कैपिटल डे टू डे के लिए ट्रांजेक्शन के लिए, उसके अलावा हमें प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए टर्म लोन की व्यवस्था करती है। उसके अलावा एग्रीकल्चर, एक जहां 7% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं और एक अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार है, उसमें भी बैंक की भूमिका अहम होती है। उसके लिए हमारे पास केसीसी लोन है। उसके अलावा जो हमारे पास एनुअल हस्बेंड्री केसीसी, जो हमारे पशु जो एक वो भी आय का स्रोत हैं, उनके खरीदने के लिए भी और उनके डे टू डे फीडिंग के लिए भी हम उनको सीसी की व्यवस्था एनिमल के लिए करते हैं। उसके अलावा हम फूड प्रोसेसिंग का है हमारे। उसके अलावा जो हमारे पास एसएचजी महिलाएं हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के, उनको भी आर्थिक स्वावलंबन के लिए न केवल ग्रुप क्रिएट करने के लिए बल्कि ग्रुप को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम ट्रेनिंग की व्यवस्था करते हैं। उसके साथ साथ उनका वित्त पोषण भी करते हैं। तो एक बैंक जो है न केवल स्किल डेवलपमेंट के लिए भी प्रोग्राम करती है और उसके साथ साथ उनका वित्त पोषण भी करती है। इसके अलावा जो खास करके हम नमस्ते यूपी के श्रोताओं को सूचित करना चाहते हैं कि इसके अलावा हमारे पास विभिन्न ग्राम के जो शाखाएं हैं वो भी विभिन्न योजनाओं को, सरकारी योजनाओं को भी सुचारू रूप से चालू करते हैं, जिससे जो समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं वो भी आर्थिक सुविधाओं का उसको लाभ लें। इसके अलावा जो खास करके बड़े उद्यमी हैं उनके लिए भी कॉर्पोरेट लोन की सुविधाएं हैं, जिसमें वर्किंग कैपिटल है, टर्म लोन है और प्रोजेक्ट फाइनेंस है।
तो इस तरह से सभी वर्गों का समुचित व्यवस्था है बैंक के माध्यम से जुड़ने का, और ये हर एक तरह का लोन की सुविधा उपलब्ध है। जी, सभी वर्गों के लिए और एक तरह से सभी ज़रूरतों से जो संबंधित लोन उपलब्ध है बैंकों के माध्यम से, और न केवल बैंक बल्कि और भी कई ऐसे स्रोत हैं जहां से हम ऋण ले सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से सुरक्षित, मैं कह सकती हूँ, सोर्स हैं जहां से हम ऋण की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं? स्वाभाविक रूप से बदलते परिवेश में बदलते डिमांड बढ़ी है, और आज बैंक के अलावा एक बैंक तो सुरक्षित स्रोत है ही, उसके अलावा जो NBFC एक अच्छे स्रोत है, उसके अलावा अगर देखा जाए कोऑपरेटिव बैंक भी है, और आज एक डिजिटल का भी युग आया है। लेकिन मेरा मानना है कि जो फिजिकल है, और जो हम सब जगह फिजिकल के रूप में हमारे न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं कार्य कर रही है। उसके अलावा जो खास करके जो बैंक हैं उनका भी ऑनलाइन डिजिटल लोन सुविधाएं, जो बिना ब्रांच में जाए हुए, बिना शाखा में जाए हुए भी उस ऐप से उस बैंक का जो ऑनलाइन सेटअप है उसके तहत वो ऋण सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि एक तो पहले सुरक्षित स्रोत को तय करें, और जो चूँकि हमारे पास ट्रेडिशनल जो बैंक हैं वो सारी सुविधाएं देने में सक्षम है। अगर कहीं पर भी किसी तरह का अगर क्रेडिट स्कोर या किसी है तो उसके लिए NBFC भी हैं जो निम्न करने के लिए हैं। उसके अलावा जो ग्रामीण स्तर पे भी कोऑपरेटिव बैंक है, एक सुरक्षित माध्यम होता है। तो मेरे ख्याल से ये सुरक्षित स्रोत हैं जिन पे हम विश्वास कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बैंक के अलावा कई ऐसी सरकारी संस्थाएं भी हैं, मैं PSU भी कह सकती हूँ, इनके ज़रिए जो पब्लिक तक लोन की सुविधा पहुंचाई जा रही है। लेकिन जब एक आम आदमी की बात आती है तो उसके दिमाग में सबसे पहले बैंक्स की बात आती है कि मैं यहाँ से जाकर इस सुविधा का लाभ ले सकता हूँ। तो जब हम बैंक की बात करते हैं तो ये लोन या ऋण इसकी बात करें तो इसमें बैंकों की किस तरह की भूमिका है? बैंक जो लोग जाते हैं तो निश्चित रूप से बैंक को हर एक सापेक्ष में, चाहे प्राइवेट सेक्टर, चूँकि एक समाज का एक अभिन्न अंग होने के कारण बैंक की भी एक भूमिका होती है कि सामाजिक विकास में उनकी भूमिका हो। तो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग है जिसमें हमें न केवल गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम को हमको बढ़ावा देना है, बल्कि जो ज़रूरतमंद है, एजुकेशन है, होम है, हमारे पास उन लोगों को भी वरीयता देनी। उसके अलावा जो छोटे उद्यमी हैं उनको तक केवल ज़रूरत है कि वो लोग बैंक तक पहुँचें और उनसे अपने उसके रास्ते पूछें कि किस तरह से लोन ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम देख सकते हैं कि बैंक के वेबसाइट पे भी ये सारे इन्फॉर्मेशन मौजूद हैं जिससे हम लोन लेने के रास्ते को हम लोग अपना सकते हैं। आवेदन पत्र भी उपलब्ध है, और निश्चित रूप से बैंक जो है ये सारी सुविधाएं देने के लिए वहाँ पर कार्य भी कर रही है, क्योंकि उनको भी लक्ष्य है कि उस लक्ष्य को, समाज को विकास का जो लक्ष्य है उसको भी पूरा करना है। जी बिल्कुल, समाज के विकास में बैंकों की ये जो ऋण है इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, और समाज को अपने साहित्य के ज़रिए, अपनी कविताओं के ज़रिए, जो हमारे कवि हैं, साहित्यकार हैं, ये भी अपनी रचनाओं से मार्गदर्शन देते रहते हैं, उनकी जो छवि है वो हमारे सामने लेकर आते हैं। और आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं प्राची राज जी, और समय हो चला है कि हम उनकी एक रचना को कार्यक्रम में शामिल कर लें। ज़रूर। और पूजा जी, चूँकि सर और आप एक विषय लेकर चल रहे हैं, मेरी भी रचनाएं कुछ इसी तरह से है। मैं दो मुक्तक आपके सामने रखना चाहूँगी कि जाते जाते अनोखी सजा दे गया, जाते जाते अनोखी सजा दे गया, जिंदगी की मुझे वो दुआ दे गया, रोज आती है प्राची नई आफतें, रोज आती है प्राची नई आफतें, कौन इनको हमारा पता दे गया, कौन इनको हमारा पता दे गया। और एक तक और आप सबकी नजर करना चाहूंगी। जी जी, स्वागत। आंसू हमारे ज़ब्त की हद से गुजर
गए, ज़ब्त मतलब बर्दाश्त, जी जी। आंसू हमारे ज़ब्त की हद से गुजर गए, जब सारी मुलाकात के लम्हे गुजर गए, आंसू हमारे ज़ब्त की हद से गुजर गए। और शेर देखिए, आज की जो माहौल है उस पे, जी। सबने कहा कि कत्ल मेरे सामने हुआ, सबने कहा कि कत्ल मेरे सामने हुआ, इजलास तक गए मगर जाकर मुकर गए। इजलास मतलब करगरा। इजलास तक गए मगर जाकर मुकर गए। और शेर है कि हर वक्त निगाहों को तेरा इंतजार है, हर वक्त निगाहों को तेरा इंतजार है, पल में गुजरने वाले दिन जैसे ठहर गए, पल में गुजरने वाले दिन जैसे ठहर गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाकई ज़िंदगी के बहुत रंग हैं और उन्हीं में से एक रंग को दर्शाया आपने अपनी रचना के ज़रिए। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ये चीज़ें हैं, लेकिन हिम्मत से हम आगे बढ़ें तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे सर से अभी कि अगर किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो हम लोन की सुविधा ले सकते हैं। तो सर जैसे अभी आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि कॉर्पोरेट्स के लिए हैं या एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोन हैं, लेकिन जो एक आम इंसान है, आम पब्लिक है, उनकी लाइफ में लोन का क्या महत्व है? निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो आज जो पूंजी है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और चाहे वो व्यवसाय के लिए हो, छोटी व्यवसाय के लिए हो, या स्वरोजगार के लिए हो, या हम अब बात कर रहे हैं खेती के लिए भी। ऐसी स्थिति में अगर पूंजी के लिए जो है बैंक एक अच्छा विश्वसनीय स्रोत, आपने बात की थी, एक विश्वसनीय स्रोत है। और उसके लिए जो बैंक हर एक समय जो प्रोजेक्ट जितना सशक्त होगा, उस प्रोजेक्ट में बैंक उतना ही तत्परता के साथ कार्य करती है। आज न केवल एक जो इसी महत्ता को देखते हुए आज जो विकास जितना भी देख सकते हैं उसमें बैंक की बहुत ही अहम भूमिका है। तो ये जो, और ख़ास करके बैंक से जुड़ने के बाद जो खास करके वित्तीय सुविधाएं हैं, क्योंकि हम जो विकास अपना बिजनेस व्यवसाय बढ़ाते हैं उसके लिए पूंजी की आवश्यकता है, उसमें बैंक आपको देती है। हमें जो बच्चे को पढ़ाई के लिए ज़रूरत है उसमें बैंक की आवश्यकता पड़ती है। हमें उसके अलावा जो घर का बनवाया करते हैं तो लाखों का कॉस्ट आता है, उस समय ही बैंक आपके साथ तत्पर होती है। उसी के अलावा अगर हमारे कहीं जो बीमारी है या किसी थोड़ा डे टू डे के लिए खर्चे के लिए कहीं शॉर्ट कमी आती है, उसके लिए पर्सनल लोन, तो मैं देख सकता हूँ कि बैंक जो है हमारे पर एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है दिन प्रतिदिन का, खास करके कार्य का, चाहे वो व्यक्तिगत ज़रूरतें हों या अपने व्यावसायिक ज़रूरतें हों। तो निश्चित रूप से बैंक का एक बहुत ही अहम भूमिका है अपने आज के दिन प्रतिदिन के दैनिक जीवन में। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें कि एक छोटे से मोबाइल को फाइनेंस कराने की बात हो या फिर होम लोन की बात हो, इन सभी में हमें बैंकों से मदद मिलती है और एक आम जो पब्लिक है उसके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब हम लोन की बात कर रहे होते हैं तो बैंक तो हम विश्वसनीय स्रोत मानते ही हैं, लेकिन जब बैंक्स लोन दे रहे होते हैं किसी को, या कोई बैंक से या किसी अन्य वित्तीय संस्था से लोन लेने जा रहा होता है, तो दोनों ही जो पक्ष हैं उनको किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए?
स्वाभाविक रूप से जो हमने बात की कि जो प्रोजेक्ट है, चूँकि बैंक जो एक जिम्मेदार संस्था होती है, न केवल उसको आज कायम रखना है बल्कि भविष्य में भी कायम रखना है, जिससे समाज की जो व्यवस्था है वो कायम रह पाए। तो स्वाभाविक रूप से अगर बैंक अगर देखा जाए कि इंटरमीडिएट के जो पैसा लेती है लोगों से और उसी पैसा को जो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाती है, तो स्वाभाविक रूप से ज़रूरत सबसे इम्पोर्टेंट है डिमांड। तो डिमांड में हम जैसे एजुकेशन की बात किया तो बच्चे की पढ़ाई, तो उस समय हमें देखना होता है कि रियल में जो खास करके ज़रूरत है उस ज़रूरत के लिए वो लोन लिया जाना है। चाहे घर का निर्माण हो तो उस प्रोजेक्ट को हम जब देखते हैं कि उस ज़रूरत के लिए हो, उसी तरह से खास करके जो व्यवसाय के लिए हो, स्वरोजगार के लिए हो, तो उस व्यवसाय में वो कितना स्किल है या उस प्रोजेक्ट के बारे में कितना एपेटाइट है, तो उस तरह से हम लोग उसको एसर्टेन करते हैं और जो सर्टेन मानदंड है उसके अनुरूप हम, और बहुत ईजी है, केवल ज़रूरत है कि हम अपने जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में हम वो व्यक्ति जो पूरी तरह से आश्वस्त हो और जो व्यवसाय करना चाह रहे हैं उसके बारे में आश्वस्त हो, और स्वाभाविक रूप से अगर वो बैंक उसको अगर सही मानती है तो निश्चित रूप से उसके लिए बैंक इस चीज़ को देखती है, इंश्योर करती है कि वो प्रोजेक्ट जो है सही में लगाना चाह रहे हैं और प्रोजेक्ट सही में लगना चाहिए। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ इसके अलावा जो खास करके बैंक ये आश्वस्त होती है कि जो चूँकि हम लोग मानते हैं, जैसा कि हमें मालूम है कि बैंक जो रिसोर्स पूंजी देती है तो कहीं ना कहीं पब्लिक का पैसा होती है और उसी पैसा को लगाते हैं, तो एक कस्टोडियन के रूप में जिम्मेदारी होती है कि उसका सही उपयोग हो रहा हो। तो हमें एक जो लेने वाले का भी क्रेडिट हिस्ट्री जो होता है कि उनको कि जो उन्होंने पहले भी जो लिया है या जो उसको समय चुकाया हो या कहीं पर भी किसी तरह का डिफ़ॉल्ट ना हुआ हो, क्योंकि अगर उनका क्रेडिट हिस्ट्री हो तो निश्चित रूप से बैंक उनके साथ तैयार होती है, क्योंकि उनका एक आदत है कि जो पैसा लेते हैं उसको जिम्मेदारी पूर्वक वापस करते हैं। और दूसरी चीज़ है कि अगर नए जो हैं तो उसको हम मार्केट से उस व्यक्ति के बारे में हम एसर्टेन करते हैं कि उनका किस तरह का व्यवहार है, क्योंकि अगर नए हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको नहीं करते हैं, उनको भी लोन देते हैं, ये देखते हैं। और दूसरे जो पक्ष हैं, खास करके हमें ग्राहक के पक्ष से मैं कहना चाहूँगा कि वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं तो उसके प्रति आश्वस्त हों, उसके प्रति विश्वस्त हों और उसके प्रति थोड़ा तैयारी के साथ हम आते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो तैयारी और आपकी उसके प्रति कमिटमेंट होता है वो कहीं ना कहीं बैंक को विश्वास को बढ़ाता है। ये एक खास कर ग्राहक का पक्ष है। उसके अलावा जो ग्राहक की सबसे महत्वपूर्ण है कि वो कहीं ना कहीं जो अपने लेन देन करते रहते हैं दैनिक प्रतिदिन, ऐसा कहीं भी ना हो कि उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो उसको सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करें। और थोड़ा ये भी देखें कि जो विश्वस्त स्रोत हैं जो हमने बात की तो उन्हीं के माध्यम से जुड़ने का कोशिश करें, क्योंकि आज ऑनलाइन बहुत ज़्यादा फ्रॉडें बढ़ रही हैं। लोन के नाम पे बहुत सारे कॉल भी आते हैं जो कहीं ना कहीं फ्रॉड बढ़ाते हैं। तो इसलिए ज़रूरत है कि जो आज जो विश्वस्त स्रोत है, बैंक है, NBFC जो हैं और बैंक की शाखाएँ हैं, बैंक का जो वेबसाइट है उस पर जा कर के ही बातचीत करें। और उसके अलावा जो खासकर कोऑपरेटिव बैंक भी है, तो ये जो औपचारिक जो RBI के और RBI बहुत सारे जो ऐसे जो फ्रॉडस्टर जो कॉल हैं उसके बारे में भी टीवी के माध्यम से और अन्य सोशल और प्रिंट मीडिया के माध्यम से अवेयरनेस करती है, उसको भी हम ध्यान में रखें, जिससे खास करके उस जंजाल में न फंसें कि कहीं ना कहीं हम लेने के चक्कर में देने पड़ जाए। जी बिल्कुल, हम अगर इसको कम शब्दों में समझें तो सावधानी और सतर्कता हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। और जी बिल्कुल इसी तरह से हमारी कई चीज़ों में सावधानी और सतर्कता हमारे काम आती है, चाहे हम सड़क पर चलने की ही बात क्यों ना कर रहे हों। और जो लोग सड़क पर वाहन लेकर चल रहे हैं या पैदल चल रहे हैं वो सतर्क रहें, जागरूक रहें, दुर्घटनाएँ कम से कम हो, ये सारी चीज़ें जनता तक पहुँचे, इसके लिए समय समय पर सड़क सुरक्षा माह, सड़क सुरक्षा सप्ताह और सड़क सुरक्षा पखवाड़ा भी मनाया जाता है। इस समय 17 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। तो आइए आओ ये भी जाने सेगमेंट में आज बात इसी की। सड़क सुरक्षा यानी जीवन रक्षा, और इसके लिए ज़रूरी है यातायात नियमों का पालन। यातायात नियमों का पालन न करने से हम अपने साथ दूसरों की जान भी जोखिम में डालते हैं। यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाकर सड़क दुर्घटना से लोगों को बचाने के लिए समय समय पर अभियान भी चलाए जाते हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह, सड़क सुरक्षा पखवाड़ा और सड़क सुरक्षा माह भी मनाया जाता है।
बावजूद इसके ये सारी पहल तब कारगर है जब हम स्वयं यातायात नियमों का पालन करने को अपनी आदत बना लें। ऐसा करने से हम एक सुरक्षित सफर तय कर सकते हैं, साथ ही अपने साथ दूसरों की जिंदगी की भी सुरक्षा कर सकते हैं। सड़क दुर्घटना के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से प्रमुख है यातायात नियमों की अवहेलना करना, तय सीमा से अधिक गति से गाड़ी चलाना और शराब पीकर गाड़ी चलाना। इसके अलावा कभी कभी लोग सड़क पर वाहन चलाते हुए लापरवाही करते हैं, जिससे भी हादसे होते हैं। दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने से भी दुर्घटना हो सकती है। वहीं कई दुर्घटनाएं ऐसी भी हुई जिनके पीछे अपरिपक्व चालक द्वारा वाहन चलाना हादसे का कारण था। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को यातायात नियमों की ठीक से जानकारी ही नहीं होती। इस कारण से भी सड़क दुर्घटना हो जाती है। यातायात नियमों का पालन नहीं करने से रोजाना ही कोई न कोई किसी न किसी अपने को खो रहा है। इसलिए सड़क सुरक्षा आज सर्वोपरि है। विशेषकर जो भी व्यक्ति सड़क पर किसी भी तरह का वाहन लेकर निकला है तो उसे यातायात नियमों की जानकारी भी भली भांति होनी चाहिए और उसका पालन भी करना चाहिए। यातायात नियमों का पालन कर हम जान को जोखिम में डालने वाले इन हादसों को कम कर सकते हैं। सड़क सुरक्षा के प्रति हमारी थोड़ी सी जागरूकता और सतर्कता से सड़कें चलने के लिए और अधिक सुरक्षित हो सकती हैं। सड़क सुरक्षा के कुछ उपायों को हमें जरूर मानना चाहिए, जैसे गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट व हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। वाहनों को हमेशा धीमी और तय गति में ही चलाएं। गलत दिशा में वाहन न चलाएं। शराब पीकर वाहन बिल्कुल भी न चलाएं। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और सड़क पर चलते हुए या वाहन चलाते हुए कभी भी हेडफोन का प्रयोग न करें। आज सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करना विकल्प मात्र नहीं है, ये आज के समय की आवश्यकता है, जिससे सड़कों पर होने वाले हादसों को रोका जा सकता है। तो आज ही से आप सब ये संकल्प लें कि जब भी सड़क पर चलेंगे या वाहन चलाएंगे तो यातायात नियमों का पालन जरूर करेंगे, क्योंकि जान है तो जहान है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, यातायात नियमों का पालन करें। श्री अन्न भी भारत में समग्र विकास का एक माध्यम बन रहा है। श्री अन्न यानी देश के छोटे किसानों की समृद्धि का द्वार। किसानों की उपज को प्रोत्साहित करने, उनकी आय को बढ़ाने और उन्हें और उनके उत्पादों को वैश्विक मंच प्रदान करने की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम है मिलेट्स यानी श्री अन्न। ये छोटे किसानों के लिए खोल रहा है उन्नति के नए द्वार। पूरी दुनिया में आज लहरा रहा है इसका परचम। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार प्रदेश के छोटे किसानों की आय को बढ़ाने और श्री अन्न के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए दिन रात प्रयास कर रही है। श्री अन्न किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत तो करेगा ही, साथ ही ये देश भर में पोषण क्रांति का सूत्रधार भी होगा। किसानों की मददगार डबल इंजन की सरकार। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर आप देख रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते यूपी। आज चर्चा हो रही है कर्ज, फर्ज और कानून विषय पर। जानकारियां हमसे साझा कर रहे हैं महाप्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा राजेश कुमार सिंह जी, और हमारे साथ बनी हुई हैं प्राची राज जी कवित्री के तौर पर। और प्राची जी, यहाँ समय हो चला है कि हम आपकी एक और रचना अपने कार्यक्रम में शामिल कर लें। जरूर, एक मतला 2-3 शेर स्वागत दे रही जी। हर नदी में लहू की लहर देखिए, हर नदी में लहू की लहर देखिए, तट पे बर पाग के साकहर देखिए, तट पे बर पाग के साकहर देखिए। और शेर देखिए, क्या समझते हैं तालाब खामोश है, क्या समझते हैं तालाब
मोश है, नन्हा कंकर कोई डाल वाह, वाह, कर बहुत सुंदर। देखिए, नन्हा कंकर कोई डाल कर देखिए। और शहर की जो हालत है, जी, जो आज जी। का समय है, उस पे एक शेर कहना चाहूंगी कि नफरतों की इस धधकती आग में, नफरतों की धधकती हुई आग में जल रहा है ये सारा शहर, देखिए जल रहा है ये सारा शहर, देखिए। और मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक शेर अर्ज करी हूँ कि घर किसी का जलाने से पहले जरा, घर किसी का जलाने से पहले जरा आप भी अपना नन्हा सा घर वाह। देखिए, आप भी अपना छोटा सा घर देखिए। जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर। एक संदेश के साथ कि प्रेम और सौहार्द ही सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी उसे चीज़ हमें है। सर्वोपरि रखना है। बिल्कुल। जी, और बात जब हम अभी सर से कर रहे थे कर्ज, फर्ज और कानून की, तो उस विषय पर अब हम जी, लौट आए। ज़रूर। जी सर, आपने अभी बात की थी कि क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह की बात कर रहे थे हम एक ग्राहक के तौर पे, ऋण लेने वाले के तौर पे, तो वहाँ पर एक शब्द आता है सिबिल स्कोर। ये क्या है और ये कैसे तय किया जाता है? आज के जो खास करके जब सब कोई ग्राहक हमारे पास आते हैं, किसी बैंक के पास आते हैं, तो सिविल एक मानदंड होता है जिसके माध्यम से उनकी क्रेडिट हिस्ट्री, उनकी जो रिपेमेंट कैपेसिटी को देखा जाता है कि वो किस तरह का पीछे जो लेन देन है कितना सही तरीके से किया है। तो सिविल एक महत्वपूर्ण इकाई है, खास करके जो डिसीजन लेने में, क्रेडिट डिसीजन जी, लेने के लिए। जी। तो मेरा इसमें ग्राहकों से जनरली माना जाता है 675 से ऊपर जो है जिनका स्कोर है वो ऋण देने लायक माना जाता है। लेकिन इसके लिए कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस यही है कि हम जो ऋण लेते हैं उसको ससमय चुकाएं, उसको जो अपने जिम्मेदारी अगर हमको एहसास होता है तो निश्चित रूप से स्कोर बेहतर होता है। जी, जी, बिल्कुल। और समय के साथ कई चीज़ें बदलती हैं। आज हमारे पास कई माध्यम हैं और उसमें से ऑनलाइन सुविधा, आजकल लोन भी हमें ऑनलाइन मिल जाता है। तो ये चीज़ें हमारे लिए कितनी सुगम है और ये कितनी सतर्कता वाली चीज़ है? निश्चित रूप से आपने सही फरमाया कि डिजिटल एक माध्यम बन गई है जो हमारे पूरे डेली रूटीन्स को पूरी चेंज कर दिया है, और उसमें भी बैंकिंग एक महत्वपूर्ण इकाई। जैसे बात किया तो आज हर एक बैंक जो है डिजिटल प्रोडक्ट ला के दे रहे हैं। उसमें खास करके देखें कि ऑटो लोन है, पर्सनल लोन है, घर बैठे बैठे डिजिटल जो लोन आपको मिला जा रहा है केवल। लेकिन उसमें भी जो सुविधाएं हैं तो वहाँ पर हमारे ज़रूरत होती है कि सतर्कता भी साथ में रखें। सतर्कता कि हम जो सही जो साइट का चुनाव करें, सही जो निर्देश है उसको अनुपालन करें। क्योंकि आज जो मैंने बात की कि जो बहुत सारे कॉल, फर्जी कॉल आ रहे हैं, जो नेट ऐप हैं, लगभग आरबीआई ने भी लगभग 600 से ज़्यादा ऐसे ऐप को चिन्हित किया है जो फर्जी रूप से काम कर रहे हैं और कहीं न कहीं ग्राहकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमारा चयन जो खास करके जब हम URL टाइप करें, जो खास करके अगर वेबसाइट में जाते हैं, बैंक की भी सारी वेबसाइटें हैं जहाँ पर हम, और उसमें देखना होता है कि वो वेबसाइट ओरिजिनल है। तो इसलिए ज़रूरत है कि उसको जो HTTPS है तो हमारे ज़्यादा सिक्योर्ड माना जाता है, उस साइट को उपयोग करें। और जो अनसिक्योर्ड जो साइट्स हैं उसमें, क्योंकि उसमें संभावना रहती है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन करते हैं उसको कैप्चर किया जा सकता है। तो थोड़ा सतर्कता रखनी है। लेकिन फिर भी हमारे ख्याल है कि अगर हमारा जो हमने विश्वसनीय स्रोत माना बैंक है, उनके साइट या उनके जो सिक्योर साइट है उनको हम चयन करते हैं, तो निश्चित रूप से आज एक बेहद महत्वपूर्ण स्रोत है और बेहद ही एक अच्छा रास्ता है खास करके वित्तीय सुविधाएं लेने का, और सभी बैंक उसमें बहुत आगे बढ़ करके ले रहे हैं।
और जी बिल्कुल, हम जानकारी के साथ अगर आगे बढ़ें तो ये हमारे लिए एक सुगम माध्यम हो जाता है कि हम ऑनलाइन सोर्स से लोन लें। लेकिन जैसे कई चीज़ें आरबीआई द्वारा भी समय समय पर बताई जाती हैं कि आप ओटीपी ना शेयर करें, किस तरह से चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, या आप वहाँ से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोन लेने के बाद इंसान परेशानी में पड़ जाता है, या उसे संस्था द्वारा कभी कभी जानबूझकर परेशान किया जा रहा हो या उसकी कोई गलती ना हो, तो वो वहाँ पर वो क्या कर सकता है, कहाँ जाकर शिकायत करे, कैसे आगे बढ़ें? एक तो अगर किसी तरह की जेन्युइन परेशानी है तो उसको भी शाखा स्तर पर सुनवाई होती है। अगर जिस तरह से कि अगर व्यवसाय में, चूँकि व्यवसाय बहुत सारा चीज़ है कि उनके हाथ में कंट्रोल में नहीं होता है, अगर किसी बाहरी परिस्थिति के कारण अगर व्यवसाय में या रोजगार में कोई प्रभावित हुआ तो निश्चित रूप से उस कारण के साथ उस शाखा में संपर्क कर सकते हैं, और उसके लिए जो लोन है उसके रिपेमेंट के लिए रिशेड्यूल या रिस्ट्रक्चर का जो माध्यम है उसको उपयोग कर सकते हैं। अगर किसी तरह का अगर वहाँ पे कार्रवाई नहीं होती है तो कस्टमर ग्रीवांसेस सेल क्षेत्रीय स्तर पे, अंचल स्तर पे और हेड ऑफिस स्तर हर एक बैंक के पास उपलब्ध है, जो ये आरबीआई का निर्देश के अनुसार है। और अगर उसमें भी अगर सुविधा उनको ये किसी तरह का ग्रीवांसेज रह जाता है तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन है जो लोकपाल कर सकते हैं। लोकपाल सुविधा बहुत ही अच्छी सुविधा है। ऑनलाइन भी हम इसमें अपना कंप्लेंट दर्ज करते हैं, उसका रिड्रेसल बहुत ही त्वरित होती है। तो ये सुविधाएं हमारे सभी ग्राहक के लिए उपलब्ध हैं कि किसी तरह का अगर शिकायत है तो उसको बैंक के साइट्स पे भी और आरबीआई के साइट पे भी अपना दर्ज करा सकते हैं। जी बिल्कुल, हर तरह से सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि परेशानी में ना आए ग्राहक। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई जानबूझ करके डिफ़ॉल्ट कर रहा हो, तो वैसे पर जब कोई लोन नहीं चुका रहा होता है तो संस्था उसके ऊपर कार्रवाई कैसे तय करती है और क्या क्या कार्रवाई संभव है? दो तरह से होती है कि जब भी हम कार्रवाई करने से पहले हम सूचित करते हैं ग्राहक का कि हम ये 7 डेज या 14 डेज का नोटिस दे करके कि हम ये कार्रवाई करने जा रहे हैं। उसके पहले आप अपने जो लोन है उसको सही समय पे चुकाइए। अगर उसके बावजूद अगर नोटिस का अनुपालना नहीं होती है तो निश्चित रूप से जो हमारे पास मॉर्गेज हैं उनको हम लिक्विडेट करने के लिए सरफेसी का मोड लेते हैं। उसके अलावा जो कानूनी अदर जो सिविल है तो उसको हम पर बैंक ऑप्ट करती है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर जो ग्राहक, इससे भी महत्वपूर्ण है कि अगर एक खराब होती है तो भविष्य के लिए सारे दरवाजे, लोन के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो इसलिए और उसके अलावा तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर किसी तरह की परेशानी है जो हम पूर्व के माध्यम का उपयोग करें, और जो अगर नहीं चुका पाते हैं तो डिफ़ॉल्टर लिस्ट में भी आ जाते हैं आप, जो आरबीआई सब जगह सर्कुलेट करते हैं। जी बिल्कुल। अब हम संक्षेप में, क्योंकि हमारे पास समय कम बचा है, ये जानना चाहेंगे कि लोन का हमारे अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, तो ये किस तरह से प्रभावित करती है भारतीय अर्थव्यवस्था को? स्वाभाविक रूप से जो बात बैंक का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट में हो, चाहे अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में। आज हम लगभग 38 करोड़ से ज़्यादा लगभग जनधन अकाउंट खोल चुके। आज जैम जो बना हुआ आधार है, मोबाइल है, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो एक बैंक एक महत्वपूर्ण कड़ी है, खास करके जो एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलाने के लिए, और उसके साथ साथ जो वित्तीय पोषण जो हमारे समाज के जो निचले वर्ग हैं उनको करने के लिए। उसके अलावा जो खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको भी चलाने के लिए किया जाए। बिल्कुल, मतलब एक छोटे स्तर से लेकर, एक आम आदमी से लेकर के बड़े स्तर तक जो बड़े उद्योग हैं वहाँ तक ये ऋण का प्रभाव पड़ता है, और इससे हमारे कर्ज, फर्ज और कानून तीनों जुड़ते हैं। और अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। आज हमारे कार्यक्रम में जुड़े राजेश कुमार सिंह जी, महाप्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा, सब बहुत बहुत धन्यवाद। आपने महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की, और साथ ही प्राची राज जी, आपने बहुत सुंदर अपनी रचनाएँ हमसे साझा की, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, हम आपसे बस चलते चलते यही कहेंगे कि हमारे लिए बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। जितने हम जानकार रहते हैं उतने ही हमें लाभ मिलते हैं। तो आप जानकार और जागरूक रहिए, हमारे कार्यक्रम से जुड़ते रहिए। हम चलते चलते आपको छोड़े जा रहे हैं खूबसूरत से गीत के साथ। आप एंजॉय कीजिए ये गाना, हमें दीजिए अनुमति।